दोस्तों नमस्कार। अक्सर हम सभी कॉपीराइट्स, ट्रेडमार्क, पेटेंट के बारे में सुनते हैं। इन शब्दों के स्पष्ट अर्थ को लेकर लोग कंफ्यूज रहते हैं। दरअसल ये तीनों इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट के तहत आते हैं और आज का ये वीडियो इसी के लिए आपके पास लाया हूं। पूरी जानकारी के लिए पूरी वीडियो को देखें। तो चलते हैं मुख्य बिंदु पर। कॉपीराइट किसी कृति को एकमात्र एक अनन्य रूप से प्रकाशित एवं उसकी प्रतिलिपियां कराने का अधिकार कॉपीराइट कहलाता है। कॉपीराइट एक्ट 1957 इस प्रकार की कृतियों को प्रतिवादी द्वारा प्रकाशित करने से रोकने के लिए इन कृतियों के स्वामी को अधिकार प्रदान करता है। इस अधिनियम के विषय क्षेत्र के अंतर्गत भौतिक, साहित्यिक, कलात्मक एवं संगीतात्मक रचनाएं शामिल हैं तथा रचनाओं के स्वामी को कॉपीराइट का एकाधिकार प्राप्त है। यह अधिकार लेखन के जीवन द्वारा तथा उनकी मृत्यु के पश्चात 50 वर्षों की अवधि तक अस्तित्व में रहता है और तत्पश्चात यह समाप्त हो जाता है। 1951 के संशोधन के द्वारा अब तक इस अवधि के 10 बार बढ़ा दिया गया है। कॉपीराइट का संरक्षण प्राप्त करने के लिए किसी भी कृति में यह मुख्य बातें का होना बहुत ही जरूरी है, जिनमें रचना जो होगा वो निर्दोष होना चाहिए। किसी आध्यात्मिक, अनैतिक तथा अशोभनीय प्रकाशन पर कॉपीराइट का दावा नहीं किया जा सकता है। रचना मौलिक होना चाहिए। किसी पुस्तक में मौलिकता की थोड़ी सी भी मात्रा होने पर उसके लेखक को लेखक मान लिया जाता है तथा उसे कॉपीराइट प्राप्त हो जाता है। रचना का शारीरिक महत्व भी होना चाहिए। यदि रचना निरर्थक है अथवा उसमें ऐसी कोई बात नहीं है जिससे समाज का अहित होता है तो ऐसी रचना को कॉपीराइट नहीं प्राप्त होता है। जैसे केस मैकेनिकल वर्सेस कपूर के मामले में यह निर्मित किया गया कि कोई भी रचना उपरोक्त कसौटी पर खरी उतरती है या नहीं, यह तथ्यों पर निर्भर करता है। जैसे कॉपीराइट का अतिक्रमण तब होता है जब कोई व्यक्ति किसी कृति के स्वामी को अनुमति के बगैर कोई ऐसा कार्य करता है जिसे करने से अधिकार अधिनियम के अनुसार एकमात्र रूप से स्वामी का ही लेखक को प्राप्त उपचार किसी लेखक के कॉपीराइट के अतिक्रमण होने पर प्रतिवादी के विरोध उपचार प्राप्त है। व्यादेश न्यायालय द्वारा व्यादेश प्राप्त करके प्रतिवादी को कॉपीराइट का अतिक्रमण करने से रोका जा सकता है। निषेधिया के साथ साथ वादी नुकसान प्राप्त करने का भी उत्तरदायित्व है। नुकसानी का निर्धारण प्रतिवादी के हुए लाभ के आधार पर किया जाता है। पुनः प्राप्ति प्रतिवादी द्वारा उपयोग में लाए जाने वाले अपने रचना के कथित अंश को पुनः प्राप्त करने के लिए कार्यवाही कर सकता है। अब थोड़ी बात पेटेंट के लिए कर लें। पेटेंट राइट एक विशेषाधिकार है जो राज्य द्वारा उस व्यक्ति को प्राप्त होता है जो सर्वप्रथम किसी नए उत्पाद की खोज करता है अथवा उसका निर्माण करता है। ऐसे नए उत्पाद के आविष्कार पर आविष्कारक का एकाधिकार होता है, अर्थात वही उसका उपयोग कर सकता है अथवा उससे बेच सकता है। पेटेंट की विषय वस्तु कोई नवीन आविष्कार अथवा निर्माण होना चाहिए। यदि कोई नवीनता नहीं है तो उसे आविष्कार या निर्माण नहीं कहा जा सकता है। यदि पेटेंट का दावा किया गया है तो दावे की तारीख से पहले उस अधिकार का अस्तित्व नहीं होना चाहिए। पेटेंट के लाभ का अधिकार होने के लिए यह आवश्यक है कि आविष्कार को स्थापित करें कि जिस वस्तु का आविष्कार उसने किया है वो उपयोगी है। एकाधिकार का हस्ताक्षर पेटेंट अपने आविष्कार का अधिकार अपने लिए सुरक्षित रख सकता है अथवा उसे दूसरे व्यक्ति को स्थानांतरित कर सकता है अथवा दूसरे व्यक्ति के उपयोग करने के लिए लाइसेंस दे सकता है। यह ध्यान देने योग्य है, लाइसेंस प्राप्त व्यक्ति एकाधिकार के उल्लंघन के लिए कार्रवाई नहीं कर सकता। एकाधिकार का उल्लंघन पेटेंट राइट से प्राप्त होने वाले विशेषाधिकार का उल्लंघन तब होता है जब कोई व्यक्ति उसके स्वामी के अभिव्यक्ति रूप में अवगत हुए बिना आविष्कार को बनाता है अथवा प्रयोग करता है या बेचता है। अब वादी के प्राप्त उपचार की बात करें तो वादी अपने अधिकार से उल्लंघन के लिए नुकसानी तथा व्यादेश की कार्रवाई कर सकता है।
वादी ऐसे उल्लंघन के फलस्वरूप हुए वास्तविक आर्थिक हानि के लिए नुकसान प्राप्त करने का हकदार है। न्यायालय बादकालीन वैदेश भी जारी कर सकता है इस कॉन्टेक्स्ट में। अब रही बात ट्रेडमार्क की, तो ट्रेडमार्क वह चिन्ह है जो कोई व्यक्ति अपने माल, सामान, रचना पर यह जताने के लिए लगाता है कि वह उसके द्वारा निर्मित समझा जाए और वह उसका स्वामी है। यदि कोई व्यापारी अपने माल का इस प्रकार का कोई निशान, तस्वीर या लेबल लगाता है तो वह उसका व्यापार चिन्ह माना जाता है और वह उसकी निजी संपत्ति हो जाती है। जब कोई दूसरा व्यक्ति यही दिखाने के लिए उस चिन्ह का इस्तेमाल करता है तो वह ट्रेडमार्क का उल्लंघन करता है। ट्रेडमार्क के अतिक्रमण की कार्रवाई में वादी को निम्न बातें साबित करनी पड़ती है। ट्रेडमार्क असली था, अर्थात उसे किसी अन्य ट्रेडमार्क से नकल नहीं किया गया। जिस माल पर ट्रेडमार्क लगाया गया था वह बिक्री की दशा में था। प्रतिवादी ने अपनी वस्तुओं को वादी की वस्तुओं के रूप में बेचने के इरादे से ट्रेडमार्क की नकल की थी। ट्रेडमार्क से जनता को धोखा होने की संभावना है, जिससे कि वह प्रतिवादी का माल वादी के माल समझकर खरीद सके। एक केस को अगर देखें तो कोक वर्सेस इवेंस के बाद में यह निर्णय लिया गया था कि प्रतिवादी भिन्न ट्रेडमार्क प्रयोग कर सकता है, परंतु यदि जनता को यह समझ में आए कि अंकित वस्तुएं निर्माता की वस्तुओं के समान है तो वह ट्रेडमार्क का उल्लंघन होगा। मुलियत वर्सेस अब्दुल कलीम के बाद में निर्मित किया गया कि यदि ट्रेडमार्क इतना समान है तो औसत बुद्धि का व्यक्ति सरलता से अंतर न कर सके तो ट्रेडमार्क का उल्लंघन माना जाएगा। और रही बात है ट्रेड नेम, तो ट्रेड नेम निर्माण के बाद वस्तुओं को निर्माता का नाम दे दिया जाता है, जिसके द्वारा कथित माल जनता में प्रसिद्धि प्राप्त करता है। यदि कोई व्यक्ति दूसरे व्यक्ति और वस्तु को ऐसे नाम से बेचता है तो खरीदने वालों को यह मालूम है जो वस्तु खरीद रहे हैं उस पर पहले व्यक्ति का व्यापार नाम है, तो यह अनुचित कार्य होता है और वादी प्रतिवादी के विरुद्ध व्यापार नाम के अतिक्रमण के लिए कार्रवाई कर सकता है। यह विधि का एक समान नियम है कि कोई भी व्यक्ति अपने वस्तु को दूसरे के वस्तु के रूप में नहीं दे सकता है। जहां तक आपने देखा कि यह कोई भी वस्तु दूसरे को नहीं दे सकता है, इसका मतलब यह है